हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.6 से 3.12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 3.6। 3.5 तक के क्वेश्चन हमने पहले कवर कर लिए हैं, वो एक अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। 3.6 के अंदर देखो दिया है, इन ए बटन शेल widely used in watches and other devices for the following reaction takes place। तो डेल्टा जी नोट निकालना है इस रिएक्शन के लिए और ई डिग्री सेल निकालना है इस रिएक्शन के लिए। अब देखो यहां से देखा जाए तो जिंक है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 के अंदर गया, तो जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होता है, एनोड पे। तो ये जो रिएक्शन गिवन है ये कहां की रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है जहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। दूसरा हम देखें, दूसरी जो रिएक्शन है इसके अंदर अपने पास Ag2O, मतलब Ag यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था जो कि किस में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। यहां से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। Ac का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। तो यहां से ये जो रिएक्शन है ये आपके पास रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन कहां पे हुआ है, कैथोड पे होता है हमेशा, कैथोड पे। अब बिल्कुल इजी है मेरे लिए ई डिग्री सेल कैलकुलेट करना। ई डिग्री सेल बराबर होगा ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड माइनस ई डिग्री एनोड। जो कैथोड पे रिएक्शन हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो एनोड पे रिएक्शन हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई डिग्री कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हुई है, Ag पॉजिटिव से Ag गया है, तो आपको चाहिए Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस जो एनोड पे रिएक्शन हुई है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, मतलब Zn2 पॉजिटिव टू Zn, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं ई डिग्री Ag पॉजिटिव से Ag की वैल्यू गिवन है, ये रही 0.344 माइनस ई डिग्री Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। कैसे पता, क्योंकि जिंक 0 से +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के आगे लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हमें तो क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन में क्या रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपके पास हो गया माइनस साइन के साथ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, रिडक्शन बनाया, माइनस लगा दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.344 प्लस 0.76, यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 1. अगर मैं इसको 3-4 ही रखता हूं तो हो गया 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। ये आपके पास ई डिग्री सेल आ गया। अब निकालना है अपने को डेल्टा जी नॉट, और आपको पता है डेल्टा जी नॉट और ई डिग्री सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट है वो बराबर होगा माइनस NF ई डिग्री सेल। ई डिग्री सेल हमने निकाल लिया, N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो N की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो वहां पे देखो कोई भी एक स्पीशीज उठाओ, यहाँ पे जिंक है, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ही जिंक है, तो ओवरऑल N की वैल्यू आ गई 2 मोल। अच्छा एक बात याद रखने वाली है, जो रिएक्शन है ये बैलेंस होनी चाहिए, तभी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो आपके पास एनोड और कैथोड की रिएक्शन है उनको ऐड करेंगे इस तरीके से ताकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, और जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वही आपके पास N की वैल्यू होगी। तो यहां से N की वैल्यू आई अपने पास 2 आ गई, N की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया -2। F इज द फेराडे, फेराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज 96500 कूलम, मल्टीप्लाई बाय ई डिग्री सेल की वैल्यू 1.1, और ये आपके पास आ गया -2.123 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इन सबको कैलकुलेट किया तब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Define conductivity and molar conductivity for a solution of an electrolyte. Discuss their variation with concentration. Concentration के साथ कैसे वेरी करता है ये बताना है। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी बराबर होती है, कंडक्टिविटी को कापा से लिखा जाता है, और कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब आपने पढ़ा है कि जो आपके पास रेसिस्टिविटी होगी, जो रेसिस्टिविटी होती है वो रेसिस्टिविटी किसके बराबर होगी, अगर देखा जाए तो
रेसिस्टिविटी बराबर होती है रो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेसिस्टिविटी बराबर होती है आपके पास, रेसिस्टिविटी आती है आपके पास आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर इज द रेसिस्टेंस, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एल इज द लेंथ। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कापा लिखूं तो कापा किसके बराबर हो गया 1 बाई रो, और रो हमने लिख दिया तो ये हो गया 1 बाई आर ऊपर एल और ए, ये आपके पास आ गया। तो ये हो गई कंडक्टिविटी। अब देखो इफ जो आपके पास सॉल्यूशन भरा है, जिस भी सेल के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर आपने सॉल्यूशन भरा है, ये मान लो कंटेनर है आपका, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन भरा है, ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर इसका क्या है, हाइट है, और ये दो मैंने इलेक्ट्रोड लगाई और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भर दिया, जो भी अपना सॉल्यूशन था वो भर दिया। तो अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे लेंथ है वो कितना है 1 सेंटीमीटर आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां से आपके पास कापा है वो आ गया 1 बाई आर, और 1 बाई आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस वो बराबर होता है किसके, कंडक्टेंस के। तो कापा किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया। इसका मतलब कंडक्टिविटी बराबर हो गई कंडक्टेंस के। कब, जब आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट कितने, इलेक्ट्रोलाइट जहां पे है वो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वही आपके पास कंडक्टिविटी हो जाएगी। यानी कि यूनिट वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे यहाँ पे ऐसा यूनिट के अंदर मीटर क्यूब भी लिया जा सकता है। तो 1 मीटर क्यूब की जो भी आपके पास कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी के बराबर होगी। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम की जो भी आपके पास कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अच्छा डाइल्यूशन के साथ इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑन डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज करना, डाइल्यूट कर देंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ा देंगे। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि देखो मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है और वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलरिटी कम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो देखो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ये कोई आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 1 ml जो सॉल्यूशन है, 1 ml जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस है, उसके आयंस की जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो अब जो एक वॉल्यूम है 1 ml है, पहले जो 1 ml था उसके अंदर जितने आयन थे अब वो आयन कम हो जाएंगे। मान लिया यहाँ पे 10 आयन थे पहले, और अब मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया तो आयन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो आयन कम हो गए। अगर आयन कम हो गए तो आप ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। कारण क्या लिखेंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये कारण होगा। ठीक है, इसने पूछा था वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, तो हम बोलेंगे जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, या मैं बोलूं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं हम, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी को कापा एम से या लैम्डा एम से लिखा जाता है, सॉरी कापा नहीं लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम से हम इसको लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in any volume V ये ml में। मतलब कि आपके पास क्या है,
कि एक मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी होगी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वही आपके पास मोलर कंडक्टिविटी होगी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वही आपके पास मोलर कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बात करता हूं, हमने पढ़ा था कि 1 मोल जो भी आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि मैं बोलूं 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होंगी, बराबर होती है। ठीक है, यहां पे बाय डेफिनेशन मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, देखो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं एक कंडक्टेंस। ठीक है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो भी आपके पास कंडक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, ये मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, कि मेरे पास ये एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये कंटेनर है और इसके अंदर 1 ml सॉल्यूशन है, 1 ml सॉल्यूशन है, और 1 ml सॉल्यूशन के अंदर ही हमने 1 मोल सब्सटेंस मिला रखा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रखा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रखा है, 1 ml है। तो अब इसकी जो कंडक्टिविटी है 1 ml की कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर हो गई, तो ये जो कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टिविटी है, जब इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कितनी है आपके पास, लैम्डा m हो जाएगी, यानी कि लैम्डा m वो बराबर होगा कापा के। ठीक, अब आप क्या करते हैं, इसी के अंदर मैं क्या करता हूं, इसमें 9 ml पानी और मिला देता हूं, 9 ml पानी और मिला दिया, मतलब 10 ml कर दिया इसको कंप्लीट। जब इसको कंप्लीट 10 ml कर दिया तो आपके पास 1 ml की जो कंडक्टेंस है, 1 ml की जो कंडक्टेंस है उसको तो आप कंडक्टिविटी बोलते हो, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को चेंज किया नहीं, तो अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी 1 ml की जितनी कंडक्टिविटी है या 1 ml की जितनी कंडक्टेंस है मल्टीप्लाई बाय 10 ml। भाई सीधी बात है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 ml की जितनी कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, तो उतनी टोटल इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस हो जाएगी 1 मोल वाले इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो कितने भी वॉल्यूम में हो, उसकी जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब 1 ml की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, 1 ml की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं, और यहां पे कितना है 10 ml, तो मल्टीप्लाई बाय 10, वो टोटल जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो इसका मतलब यहां पे 10 आएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम था 10, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। अब हमने पढ़ा है मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय हो जाता है 1000। अब बाय डेफिनेशन मोलर कंडक्टिविटी तो 1 मोल सब्सटेंस की होती है, यानी कि नंबर ऑफ मोल है वो कितना है, 1 है, नंबर ऑफ मोल 1 है। तो यहां से देखो क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल 1 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml निकालूं तो बराबर आ जाएगा आपके पास 1 बाई मोलैरिटी, और ऊपर हो गया 1000, ऊपर हो गया 1000। अब देखो ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है आपके पास 1000, वॉल्यूम है आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, ml पर मोल, ml पर मोल, ml पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस VML को मैं अगर यहां पे पुट करता हूं लैम्डा m के अंदर, तो ये आपके पास बराबर होगा कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई m। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये डेरिवेशन भी हो गया, आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ सिंपल सी बात लिखनी है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है या कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनी वॉल्यूम V इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। अब क्वेश्चन आता है कि ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ऑन डाइल्यूशन की बात करता हूं मैं,
ये रहा आपके पास ऑन डाइल्यूशन, मैं लिखता हूं ऑन डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन का मतलब ये हुआ आपके पास ऑन डाइल्यूशन, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या मैं बोलूं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। तो यहां से एक बात क्लियर कट सामने आ रही है क्या, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। आपका कहने का मतलब ये भी हो सकता है जब वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है, ये लिखा है, तो ये कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होनी चाहिए, तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जो वॉल्यूम की वजह से इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टेंस वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो डिक्रीज होगी कंडक्टिविटी की वजह से। इसीलिए मैं बोलूंगा कि मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी जब हम डाइल्यूशन करेंगे या जब हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे। और इसका फर्क देखा जा सकता है अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी, दोनों के केस में इंक्रीज करेगी मोलर कंडक्टेंस। लेकिन आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक तो तरीका ये है बताने का, दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी, आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगी, इसीलिए मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। जबकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता है कि जब भी आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी डालते हैं यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो वहां पे आयंस का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटने लग जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयन है वो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे वीक के केस में, और साथ में आयंस की मोबिलिटी भी बढ़ेगी, मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसीलिए मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और तभी इनके बीच में एक जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ये आता है, मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो इस तरह से आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस तरह से आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो क्या होगा, जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन कम करेंगे, ये कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे कंडक्टेंस कम कर रहे हैं तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। उसका कारण है नंबर ऑफ आयन भी बढ़े और मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था इसके ऊपर, इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो भाई सॉल्यूशन लिखता हूं इसका। मोलरिटी गिवन है 0.20 m, कंडक्टिविटी गिवन है कितनी 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे पूछा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होगी कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय m। अच्छा, इसके अंदर एक बात रह गई इस फॉर्मूले के अंदर कि जो आपके पास कापा लेंगे, जो यहाँ पे कापा लेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूं, कापा लेंगे उसकी यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जो मोलरिटी की यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वहां पे यूनिट डिस्कशन हमने नहीं की। अब देखो जो आपके पास कापा है उसकी वैल्यू गिवन है 0.0248 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय मोलरिटी है अपने पास 0.2। तो ये आपके पास हो गया ऊपर 10, नीचे आ गया 10⁴, तो इससे कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया 124। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी आपके पास ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और ये हो गया आपके पास मोलर कंडक्टिविटी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे आई है इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखो आपने वहां पे पढ़ा था कापा इज इक्वल टू, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन एम, और इस वॉल्यूम की जो आपने यूनिट निकाली थी वहां पे देखा था वॉल्यूम बराबर आया था 1000 डिवाइड बाई एम के, 1000 डिवाइड बाई एम। तो 1000 डिवाइड बाई एम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी ml, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और कापा की यूनिट अभी हमने देखी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहां से आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ये हमने यूनिट लगा दी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग this molar KCl solution at 298 Kelvin is this. What is the cell constant if conductivity of this solution at 298 Kelvin is? जो given है वो सबसे पहले लिखते हैं। रेसिस्टेंस गिवन है कितना 1500 ओम, ठीक है। मोलरिटी गिवन है कितनी 0.001 मोलर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻³ मोलर, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है कंडक्टिविटी, यानी कि कापा गिवन है कितना 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है G स्टार और ये बराबर होता है L/A के। L/A को ही सेल कांस्टेंट बोलते हैं और ये होता है G स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें पता है कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बराबर होती है 1/R L/A के, L/A के। तो यहां से देखो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू 1/R और L/A को हम क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो यही अननोन है, निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू K कापा मल्टीप्लाई बाय R, कापा मल्टीप्लाई बाय R। कापा की वैल्यू कितनी है, कापा की वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय R, R कितना है 1/R है 1500, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास हो गया, एक सेकेंड भाई, ये 1/R नहीं सिंपल R है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1500 और मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, यूनिट जरूर लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही उसको कैलकुलेशन को लिख लिया है। समझते हैं, देखो ये बोलता है द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो। देखो इसके अंदर कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको कापा गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है सबकी, और कंडक्टिविटी की यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स। कैलकुलेट लैम्बडा एम। अब हमने पढ़ा है कि जो लैम्बडा एम होता है, लैम्बडा एम वो होता है कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। और अभी हमने डिस्कस किया कापा की जो यूनिट होगी यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है, यानी कि लैम्बडा एम की यूनिट होगी वो क्या होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे कापा की जो यूनिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए ओम इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी की यूनिट होनी चाहिए मोल पर लीटर। तो अब देखो यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स की यूनिट दी हुई है, एक बात याद ध्यान रखने वाली ये है। अब इसमें पूछा गया है कि अगर कंसंट्रेशन इतनी है और कंडक्टिविटी इतनी है तो हर स्टेप के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने हर स्टेप के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली। देखो इस कंसंट्रेशन को, जितनी कंसंट्रेशन थी इन सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे लिखा। उसके बाद कंडक्टिविटी जो गिवन थी साइमन मीटर इनवर्स के अंदर वो यहाँ पे लिखी। अब उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला हमें ये लगाना है, और इस फॉर्मूले में कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होनी चाहिए। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो हमने पढ़ा है 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स वो बराबर होगा किसके 100 साइमन मीटर इनवर्स, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, और दोनों तरफ मैं -1 पावर में ले जाऊं तो ये आपके पास हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि ये अगर इस साइड आया तो ये 10⁻² नीचे आ जाएगा 10⁻² और यहां से हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 मीटर इनवर्स। तो वही किया है 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बराबर होता है 100 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है।
या आप इसको इस साइड ले जाओगे, इस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 100 और ये 10⁻⁻² हो जाएगा। यानी कि सिंपली आप ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट कि 1 साइमन मीटर इनवर्स बराबर होता है 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां से अपने पास साइमन मीटर इनवर्स को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबको हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला लगाया, लैम्डा m = कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय n, और ये सारी वैल्यू निकाल दी, ये सारी वैल्यू निकाल दी इनको मल्टीप्लाई करके। अब ये आपके पास √c, देखो आगे उसने पूछा ये तो हमने निकाल दिया, पहला पॉइंट हो गया। अब ये बोलता है ड्रा ए प्लॉट बिटवीन लैम्डा m एंड √c, c की पावर हाफ मतलब √c। तो लैम्डा m तो हमारा ये कैलकुलेट हो गया। √c का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन गिवन थी, ये जो कंसंट्रेशन थी इनका रूट ले लिया हमने, इन सब का रूट ले लिया। तो इन सब का रूट ले लिया तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दी, और इनका हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक इनका हमने ग्राफ प्लॉट किया, जो नीचे मैंने प्लॉट कर रखा है ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे ये जो स्केल है y एक्सिस, इस पे हमने लैम्डा m लिया है, और लैम्डा की यूनिट क्या है यहाँ पे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इस साइड हमने लिया है √c। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है, और ये ग्राफ जो डी बाय एक्कल-ओनसागर इक्वेशन थी आपकी, डी बाय एक्कल-ओनसागर इक्वेशन जो क्या थी, लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a√c। तो ये उसी तरह का ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो पूछता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या पूछता है कि आप लैम्डा m नॉट मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आप पता लगाइए। तो देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं y = mx + c से कंपेयर करूं तो y एक्सिस पे हमने मोलर कंडक्टेंस ली हुई है, ठीक है, x एक्सिस पे हमने √c लिया हुआ है, ये भी ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास, ये तो है इंटरसेप्ट, ये तो है इंटरसेप्ट, और ये है स्लोप। तो जो इंटरसेप्ट होगा यानी कि c होगा वो लैम्डा m नॉट के बराबर होगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट यही है, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, लैम्डा m नॉट के बराबर होगा। तो यहां से मेरे को बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट भी करूं इसको लाइन को, तो ये 124 के आसपास आएगा। तो लैम्डा m नॉट की वैल्यू आ गई 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमने लैम्डा m नॉट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कंडक्टिविटी गिवन है, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी कितनी है, 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और मोलरिटी गिवन है 0.00241, ठीक। उसके बाद कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कापा m कैलकुलेट करना है, एट एनी कंसंट्रेशन c कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको लैम्डा m नॉट गिवन है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालना है, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो सबसे पहले तो देखो ये कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन c। हमें पता है मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होनी चाहिए, और मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होनी चाहिए। तो अब वही चीज देखते हैं हम यहाँ पे। कापा लिखते हैं 7.896 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी है 0.00241। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से लैम्डा m की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये वैल्यू आएगी 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। अब अल्फा निकाल सकते हैं आप, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा K, लेकिन अल्फा आप निकाल सकते हो। अल्फा बराबर होता है लैम्डा एट
m at any concentration divided by lambda m at zero concentration या infinite dilution, जो हमें गिवन है। ये हो जाएगा 32.76 डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा 390.5। तो यहां से अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई, मैं कैलकुलेट कर देता हूं इसको। इसकी वैल्यू आएगी 0.084, ये अल्फा आ गया आपके पास। अब देखो के ए निकालना है। अब के ए किसके बराबर होता है, तो देखो मैं निकालता हूं यहां से। एसिटिक एसिड था CH3COOH, जब ये टूटेगा तो ये एसिटेट आयन बनाएगा और H पॉजिटिव आयन। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन C थी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो ये 0 ये टूटे ही नहीं थे, बने ही नहीं थे। एट इक्विलिब्रियम मान लिया जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब होता है कि एक मोल में से कितना टूटा, एक मोल में से कितना टूटा। तो देखो यहां पे कितने हैं, C इज द कंसंट्रेशन, और अल्फा का मतलब होता है एक मोल में से कितना ब्रेक हो रहा है, एक मोल में से कितना ब्रेक हो रहा है। देखो यहां से मेरे को एक बात नजर आ रही है कि अगर एक ही ये मोलिक्यूल टूटता है तो एक ही आपके पास एसिटेट बनता है, एक ही H पॉजिटिव बनता है। मैं मान लेता हूं इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अगर एक मोलिक्यूल होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, एक आपके पास मोल होगा, तो उसमें से अल्फा टूटता है। लेकिन ये तो आपके पास कंसंट्रेशन C है, तो ये कितना ब्रेक हुआ, C अल्फा। एक से अल्फा टूटता है तो C से कितना टूटेगा, C अल्फा। अब ये अगर C अल्फा ब्रेक हो गया तो यहां पे बचेगा कितना, ये बचेगा C था और उसमें से C अल्फा टूट के चला गया। जब ये एक टूटता है तो ये भी एक बनता है, ये भी एक बनता है। ये C अल्फा ब्रेक हुआ है, C अल्फा डिकम्पोज हुआ है, तो ये भी क्या बनेगा, C अल्फा और C अल्फा। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और इक्विलिब्रियम पे हमने पढ़ा है K बराबर होता है, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, यानी कि C1 माइनस अल्फा। C को कॉमन ले लो तो C से C कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया आपके पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। C इज द कंसंट्रेशन, और ये आपके पास होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां से देखो मैं लिख सकता हूं K विल बी इक्वल टू, C की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, ये रही 0.0024, तो ये हो गया 0.0024। अल्फा 0.084 इसका स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस 0.084। अच्छा, ये नीचे वाली टर्म में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू है वो लेस देन 5% आती है, अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 5% होगी तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा है 0.084, परसेंटेज अल्फा देखूं तो हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास आ गया 8.4%। तो ये तो 5% से ज्यादा है, इसीलिए हमें 1 माइनस 0.084 लगाना ही पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से बराबर आ गया, इसको अगर मैं कैलकुलेट करके लिखूं तो 1.86 इंटू 10⁻⁻5, ये आंसर हो जाए, ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। 1 मोल एल्यूमिनियम, पहला इसका पार्ट, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम जाता है, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस कर लिया। अब देखो जब 1 मोल Al3 पॉजिटिव 1 मोल Al के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर कन्वर्ट होता है, तो 3 मोल जो आपके पास चार्ज है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, 3 मोल चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लिखेंगे चार्ज रिक्वायर्ड, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, या मैं बोलूं 96500 कूलम, और यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 फैराडे, यानी कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, चार्ज की जरूरत होगी, यानी कि 3 इंटू 96500 कूलम की जरूरत होगी। सेकंड है आपके पास 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है 1 मोल, ये 1 मोल जाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे,
तो चार्ज रिक्वायर होगा वो 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 2 फैराडे, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलाम, क्योंकि 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम की। तो इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड जो आपके पास पॉइंट है वो है MnO4 नेगेटिव से जा रहा है Mn2 पॉजिटिव। तो अब यहां पे देखो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये हो जाएगी X प्लस 4 ऑक्सीजन, एक पे -2 चार्ज और बराबर ओवरऑल चार्ज है -1, यानी कि X इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे +7 से मैग्नीज +2 में गया है, +2 में गया है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है उनका चेंज हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसका मतलब ये हो गया इस कन्वर्जन यहां से यहां जाने के लिए आपके पास चार्ज जो रिक्वायर होगा 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 96500 कूलाम, क्योंकि 1 मोल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसका पर चार्ज होता है 1 फैराडे या 96500 कूलाम। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।